हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने तीसरी यूनिट जो कि मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणाएं हैं उसका अध्ययन करना प्रारंभ कर लिया है। उसके अंतर्गत हमने 2 वीडियो में यह समझा कि आखिर लोक प्रशासन के लिए क्या क्या मूल्यों की आवश्यकता होती है। यदि हम लोक प्रशासन में सदाचार स्थापित करना चाहें तो उसके लिए कौन से महत्वपूर्ण गुण होते हैं? तो उसके लिए सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व जैसे मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह उसके आधारभूत मूल्य के रूप में भूमिका निभाते हैं। चलिए, इस वीडियो के अंतर्गत हम इसी के अंतर्गत जो पहला मूल्य आता है जिसे हम सत्यनिष्ठा कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। सत्यनिष्ठा मूल्य को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा कि सत्यनिष्ठा की उत्पत्ति हुई कहां से और सत्यनिष्ठा का अर्थ क्या है, साथ ही साथ सत्यनिष्ठा की परिभाषा क्या है। तो यदि हम सत्यनिष्ठा की बात करें तो सत्यनिष्ठा को अंग्रेजी में इंटीग्रिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीग्रिटी कहा जाता है। और इंटीग्रिटी जो शब्द बना था वो लैटिन भाषा के इंटीजर से बना था। किससे बना था? इंटीजर से। और इंटीजर का अर्थ होता है पूर्ण। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सत्यनिष्ठा का अर्थ क्या है। तो जब यदि इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको क्या उत्तर देना है कि जो सत्यनिष्ठा है वह उसका अंग्रेजी पर्याय इंटीग्रिटी है और इंटीग्रिटी लैटिन भाषा के शब्द इंटीजर से बना है जिसका अर्थ होता है पूर्ण। यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए कि सत्यनिष्ठा की परिभाषा क्या है तब आपको क्या लिखना है? तब आप कहेंगे कि सत्यनिष्ठा एक ऐसी आंतरिक भावना है, ध्यान रखना, आपके अंदर उपस्थित होने वाली या अंदर से उत्पन्न होने वाली भावना है। कौन सी? सत्यनिष्ठा की भावना। तो यह ऐसी आंतरिक भावना है जिसमें व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों, मूल्यों और विश्वासों की उसके व्यवहारों से पूर्ण संगति होती है। समझने का प्रयास करना। इसमें क्या होता है? व्यक्ति के जो नैतिक सिद्धांत होते हैं, जो उसके मूल्य होते हैं, जिसके आधार पर वह भविष्य में निर्णय लेता है, उसके जो विश्वास होते हैं जिसमें वह मान्यता देता है, उसकी और उसके व्यवहारों में पूर्ण संगति होती है। अर्थात जैसा वह सोचेगा, जैसा वह विचारेगा और जैसा वो कहेगा उसी के अनुसार यदि वह व्यवहार भी करता है तो वह सत्यनिष्ठा कहलाती है। यदि सत्यनिष्ठा का शाब्दिक अर्थ समझें तो इसका नाम है सत्य प्लस निष्ठा, अर्थात सत्य के प्रति निष्ठा। आप जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं, आपके जैसे विचार हैं, आपके जैसे मूल्य हैं, आपकी जैसी नैतिकता है, यदि आप उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं तो वह कहलाती है आपकी सत्यनिष्ठा। यदि हम सत्यनिष्ठा के प्रकारों का अध्ययन करें तो सत्यनिष्ठा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक होता है बौद्धिक सत्यनिष्ठा, एक होता है व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और एक होता है व्यावसायिक सत्यनिष्ठा। क्या क्या है? बौद्धिक सत्यनिष्ठा, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और व्यावसायिक सत्यनिष्ठा। चलिए हम इनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर बौद्धिक सत्यनिष्ठा क्या है, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा क्या है और व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा क्या है। यदि हम बौद्धिक सत्यनिष्ठा की बात करें, बौद्धिक मतलब क्या होता है? मन के आधार पर। अर्थात यदि आप किसी दूसरे के लिए अलग मापदंड रखते हैं, अपने लिए अलग मापदंड रखते हैं, तो यह क्या हो जाएगी? यह बौद्धिक सत्यनिष्ठा नहीं कहलाएगी। बौद्धिक सत्यनिष्ठा वह होती है जिसमें आप जिन मूल्यों या जिन मापदंडों के आधार पर स्वयं का अवलोकन करते हो, उन्हीं मापदंडों के आधार पर आप दूसरे का भी अवलोकन करें या मूल्यांकन करें, वो क्या कहलाएगी? बौद्धिक सत्यनिष्ठा कहलाएगी। यदि इसका हम आशय देखें तो वह होता है मूल्यांकन की पूर्णता से। मूल्यांकन की पूर्णता मतलब वही बात कि आप जिन मूल्यों के आधार पर, जिन मापदंडों के आधार पर अपना मूल्यांकन करते हैं, उन्हीं मापदंडों के आधार पर आप दूसरों का मूल्यांकन करें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इसे समझने का प्रयास करें, आप कभी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि पेपर कठिन था। आप ये नहीं बोलते कि आपकी पढ़ाई में कमजोरी रह गई थी। लेकिन यही बात यदि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ होती है तो आप क्या बोलते हैं कि वह पढ़ने में कमजोर था, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, पेपर तो हमेशा अच्छा आता है। तो यहां पर क्या हुआ? आपने जो मापदंड अपने लिए रखे वही मापदंड क्या आपने दूसरे के लिए रखे? नहीं रखे। यदि आप जिन मापदंडों के आधार पर अपना मूल्यांकन कर रहे थे कि आपने बोला कि पेपर कठिन था, मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी थी, और यदि दूसरा व्यक्ति भी फेल होता है और आप उसके मापदंड, उसकी जब तुलना करते हैं या उसका मूल्यांकन करते हैं और उस समय भी यदि आप यही सोचते हैं, यही विचारते हैं और यही कहते हैं कि वो व्यक्ति तो पढ़ने में बहुत होशियार था, बस इस बार जो सिलेबस था आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया या पेपर बहुत कठिन था इस कारण वह फेल हो गया, अर्थात वही मापदंड जो आपने अपने लिए अपनाए वही मापदंड आप दूसरे के लिए अपनाते हैं, तो यह कहलाती है बौद्धिक सत्यनिष्ठा। समझते हैं हम कि व्यावसायिक सत्यनिष्ठा क्या होती है।
व्यवसायिक सत्यनिष्ठा से मतलब कुछ विशेष मूल्य होते हैं जो व्यवसाय में उनका पालन किया जाता है, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ मानक होते हैं, कुछ निर्देश होते हैं जिनके अनुसार आपको व्यवसाय करना होता है। यदि आप इन मूल्यों का, इन आदर्शों का, इन निर्देशों का सही तरीके से अनुपालन करते हुए अपना व्यवसाय चलाते हैं, अपना कार्य करते हैं, तो वह कहलाती है व्यवसायिक सत्यनिष्ठा। जैसे कि यदि मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने आपका इलाज किया, आप देखा, परीक्षण किया कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं। समस्या के बाद उसको लगता है कि आपका ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए या ज़्यादा दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, और यदि वह जिस चीज की आपको आवश्यकता है सिर्फ उतना ही इलाज आपका करता है, तो वह कहलाएगी व्यवसायिक सत्यनिष्ठा। लेकिन यदि पैसे कमाने के चक्कर में वो आपको बहुत सारी जांचें लिख देता है, बहुत सारे ऑपरेशन वगैरह लिख देता है कि नहीं इसका तो ऑपरेशन होगा, इसके लिए इतनी सारी दवाइयों की आवश्यकता होगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये व्यवसायिक सत्यनिष्ठा नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आपके व्यवसाय के लिए जो नैतिक सिद्धांत सौंपे गए थे, जो मूल्य थे, जो आदर्श थे, आपने उनका उल्लंघन किया है। यदि आप उनका उल्लंघन नहीं करते, उसके अनुसार अपना व्यवसाय करते हैं, तो वह कहलाएगा व्यवसायिक सत्यनिष्ठा। जैसे कि आप एक उदाहरण और ले लेते हैं, आप किराने की दुकान चलाते हैं, किराने की दुकान में कोई सामान आपका एक्सपायरी डेट का हो गया है, जिसकी सीमा जो थी वो निकल चुकी है। कोई व्यक्ति आपके पास सामान खरीदने के लिए आता है, आपको पता है कि इसकी जो आयु सीमा है या इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो निकल चुकी है, लेकिन वह व्यक्ति यदि आपसे वह प्रोडक्ट मांगता है, वह सामान मांगता है, और आप उसे वह सामान पकड़ा देते हैं कि आपका बिक जाए, क्योंकि आपके यहां रखा है तो आपका घाटा हो रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं, अपने घाटे को बचाने के लिए फायदा देखकर यदि उसको वह प्रोडक्ट दे देते हैं, तो यह व्यवसायिक सत्यनिष्ठा नहीं कहलाएगी। यदि आपको व्यवसायिक सत्यनिष्ठा समझना है, अपनाना है, तो आपको आपके मूल्यों के अनुसार, आपके सिद्धांतों के अनुसार चलना पड़ेगा। यदि कोई प्रोडक्ट किसी सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसका नुकसान आप खुद झेलिए, ना कि आप सामने वाले को उसका नुकसान देंगे या नुकसान झेलने के लिए देंगे। क्लियर हुआ? व्यवसायिक सत्यनिष्ठा अर्थात व्यवसाय में जो नैतिक मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके अनुरूप यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो वह व्यवसायिक सत्यनिष्ठा कहलाती है। समझने का प्रयास करते हैं व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा क्या होता है? व्यक्ति द्वारा जो मान्य मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, नैतिक सिद्धांत होते हैं, यदि उनसे व्यक्ति के व्यवहार की सुसंगति होती है, अर्थात वह जैसा सोचता है, जैसा विचारता है, जैसे उसके अंदर मूल्य हैं, जैसे उसके परिवेश में उसे मूल्य प्रदान किए गए हैं, यदि वह अपना व्यवहार उन्हीं के तरीके से करता है, तो वह कहलाती है वह कहलाती है व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कार्य को करने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे? झूठ बोलेंगे क्या? नहीं, आप झूठ बोलने की बजाय उस कार्य को ही क्या कर देंगे? छोड़ना पसंद करेंगे। यह कहलाती है व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा। जैसे कि गांधी जी ने भी कई बार कहा है, जैसे कि असहयोग आंदोलन के टाइम पे भी उन्होंने कहा था, या फिर असहयोग आंदोलन नहीं, सॉरी, 1931 में जो घटनाक्रम हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में जब गांधी जी को काले झंडे दिखाए जा रहे थे, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी और उन्होंने भगत सिंह का समर्थन नहीं किया था। तो उस वक्त गांधी जी को काले झंडे दिखाए जा रहे थे, लोग उनका विरोध कर रहे थे। उस वक्त गांधी जी बोलते हैं कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, अर्थात वह अपने अहिंसा रूपी सिद्धांत को इतनी प्रमुखता से रखते हैं कि उसके सामने कोई भी चीज आ जाए वह उसका समर्थन नहीं करते हैं, वह सबसे प्रमुख अपने सिद्धांतों को देते हैं, अर्थात उनके जो सिद्धांत थे उन्हीं को वह व्यवहार में भी उसको अपनाते हैं। तो जब आपके जो सिद्धांत हैं, आपके जो मूल्य हैं, आप उन्हें व्यवहार में अपनाने लगते हैं और उनका पालन करने लगते हैं, तो वह कहलाती है व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा। क्लियर है? चलिए, एक चीज है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ग्रेटर देन है। तो केस स्टडी में जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपके सामने यदि कोई समस्या आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर जैसे हमने देखा है व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा में, सामाजिक सत्यनिष्ठा में, व्यवसायिक सत्यनिष्ठा में, हमने देखा है कि कई कई जगह ऐसा हो रहा है कि आप अपना कार्य करने के लिए या अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे या दूसरे के फायदे के लिए अपने आप को हानि पहुंचा सकते हैं। यहां पर कहीं दो मूल्य टकराते हैं, एक तो व्यवसायिक मूल्य टकराता है सामाजिक मूल्य से, और एक टकराता है व्यक्तिगत मूल्य। क्या टकराता है? व्यक्तिगत मूल्य।
तो एक केस स्टडी बनती है यहां से कि यदि आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर व्यवसायिक मूल्य और सामाजिक मूल्य आपस में टकराते हैं, तो आप किसका सपोर्ट करेंगे या किसके साथ जाना चाहेंगे, या आपको किसके साथ जाना चाहिए। यदि कभी कभी व्यवसायिक मूल्य और व्यक्तिगत मूल्य आपके सामने टकरा जाते हैं तो आपको किसके साथ जाना चाहिए। तो यहां पर मैं बता दूं कि सबसे बड़ा होता है सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य से छोटा होता है व्यक्तिगत मूल्य, और व्यक्तिगत मूल्य से छोटा होता व्यावसायिक मूल्य, और व्यावसायिक मूल्य से छोटा होता है व्यक्तिगत मूल्य। अर्थात यदि इन मूल्यों में टकराहट होता है तो आपको सबसे पहले उस बिंदु की ओर रुख करना चाहिए जिसमें सामाजिक मूल्य को या सामाजिक नैतिकता को वरीयता दी जा रही है। दूसरी ओर यदि व्यक्तिगत और नैतिक व्यवसायिक की बात आती है तो आपको व्यवसायिक नैतिकता की ओर क्या करना चाहिए, रुख करना चाहिए, बजाय व्यक्तिगत मूल्य या व्यक्तिगत नैतिकता के। केस स्टडी में आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि कभी कभार आप मान लीजिए आपकी एक दुकान है, दुकान में आप सामान बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और उस सामान की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। मैंने जैसे अभी बताया पहले उदाहरण कि एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। अब यह प्रोडक्ट आपके पास बहुत सारी मात्रा में रखा हुआ है जिससे आपको बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है ना। अब घाटे में क्या है, एक व्यावसायिक मूल्य आ जाएगा, एक सामाजिक मूल्य, एक व्यावसायिक नैतिकता आ जाएगी, एक सामाजिक नैतिकता आ जाएगी। व्यावसायिक नैतिकता यह कहती है कि आपको क्या करना चाहिए, अपने नैतिक सिद्धांतों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। लेकिन सामाजिक नैतिकता क्या कहती है, सामाजिक नैतिकता के अंतर्गत आपको समाज का भला करना चाहिए, बहुत ज्यादा भला करना चाहिए। तो अब यदि यहां पर आप प्रोडक्ट को बेचते हैं, मान लीजिए आपको नहीं पता कि उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है और आपने सामान बेच दिया, यदि उससे नुकसान हो गया लोगों का, तो आप क्या करेंगे, आप अपराधीपन स्वीकार करेंगे या फिर केस लड़ेंगे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि आपके यहां पर व्यावसायिक मूल्य और सामाजिक मूल्य में क्या हो रही है, सामाजिक नैतिकता और व्यावसायिक नैतिकता में टकराहट हो रही है। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो आपको वह स्वीकार करना चाहिए कि आपसे गलती हुई है और आपको उसका सजा का भुगतान भी करना चाहिए। एक और बहुत अच्छा उदाहरण है इसका कि मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे थे, आप टिकट नहीं कटवा पाए, बहुत अर्जेंट में जाके आप ट्रेन में बैठ जाते हैं, वहां पर टीटी आता है और आपसे पूछता है टिकट कहां है, तो आप क्या करेंगे, उससे झूठ बोलेंगे, उसको धक्का देके भाग जाएंगे, या फिर कोई और बहाना मारेंगे, या फिर सबसे अच्छा एक और इसमें पॉइंट हो सकता है कि आप उससे कहेंगे कि सर आप मेरा चालान बना दीजिए, या इसके लिए जो भी सजा का भुगतान है मैं उस भुगतान को करने के लिए तैयार हूं। तो यहां पर ये जो मूल्य है, टकराहट होती है। आपका सबसे अच्छा इसमें जो निर्णय रहेगा वो वही रहेगा कि आप सामाजिक नैतिकता को ध्यान रखेंगे, आप बोलेंगे कि सर ये मेरे से गलती हुई है, और आप क्या करेंगे, उसके लिए अपने टिकट के पैसे उसको देंगे, या वो जिस सजा का निर्धारण करता है आप उसको स्वीकार करेंगे। ऐसे ही कभी कभी व्यक्तिगत मूल्य और व्यवसायिक मूल्य में भी दिक्कत आती है। व्यवसायिक मूल्य और व्यक्तिगत मूल्य में क्या कि आपको घाटा हो रहा है और सामने वाले को भी घाटा हो रहा है। यदि आपका घाटा सामने वाले के घाटे से बड़ा है तो आपको खुद को घाटा स्वीकार करना है, सामने वाले को घाटा नहीं देना है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत मूल्य से या व्यक्तिगत नैतिकता से व्यावसायिक नैतिकता ज्यादा बड़ी है। आपके व्यवसाय में जो नियम लिखे गए हैं उसके अनुसार आपको चलना है। यहां पर सामाजिक और व्यावसायिक नैतिकता में एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूं प्रशासनिक क्षेत्र से। मान लीजिए आपको ऑर्डर दिए गए हैं कि आपको अतिक्रमण करना है, आप अतिक्रमण करने जाते हैं और वहां पर एक बूढ़ी अम्मा है, उसकी दुकान है। मैं एक उदाहरण ये पहले भी दे चुका हूं, फिर से आपको देता हूं। वहां पर बूढ़ी अम्मा है और उसकी एक दुकान है, दुकान उसका मूल आधार है, एकमात्र सहारा है। आपको आदेश दिए गए हैं उस दुकान को हटाने का, है ना। अब आप उस दुकान को हटाने जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप अपने व्यवसायिक मूल्य का पालन कर रहे हैं, क्योंकि आपका व्यवसाय क्या है, लोक सेवा करना, अर्थात जो आपको निर्देश दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सामाजिक मूल्य, उस अम्मा है जो, उसका भी क्या है, नुकसान हो रहा है। उसकी जीवन है, जीवन की जो प्रक्रिया है वो उसी दुकान से चलती है, उसी से संचालित होती है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप व्यवसायिक मूल्य का पालन करेंगे या सामाजिक मूल्य का पालन करेंगे? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, व्यवसायिक मूल्य से वरीयता रखता है सामाजिक मूल्य या सामाजिक नैतिकता। अर्थात आपको सबसे पहले उस अम्मा के विषय में सोचना है। हां, आपका निर्देश है कि वहां से अतिक्रमण करना है तो आप अतिक्रमण करेंगे, लेकिन उसके लिए अलग से एक व्यवस्था करेंगे, अलग से उसके रोजगार की व्यवस्था करेंगे, उसका सहारे के लिए जो भी आवश्यक तत्व हैं वो से उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? एक स्टडी में आ जाता है कभी कभी सामाजिक नैतिकता, व्यवसायिक नैतिकता और व्यक्तिगत नैतिकता या व्यक्तिगत मूल्य कि इसमें आपको किसके साथ जाना है। यही लिखा है कि व्यवसायिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता में जब कभी भी संकट उत्पन्न होता है, मध्य टकराहट होती है, तो आपको वरीयता किसको देना है, सामाजिक नैतिकता को देना है।
अगर किसी नैतिक सिद्धांत से विचलन होता है तो उस विचलन को न्याय संगत ठहराने के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्याप्त आधार, कि यदि आपने कोई नैतिकता का मूल्य छोड़ा है तो वो किन आधारों पर छोड़ा है, उसके लिए आपको क्या देना पड़ेंगे? तर्क देने पड़ेंगे, पर्याप्त आधार देने पड़ेंगे। कांट कहते हैं कि मुझे यदि किसी नियम के उल्लंघन का हक तभी है जब मैं यह कह सकूं कि जैसी स्थिति में मैं हूं वैसी स्थिति में इस नियम का उल्लंघन करना ही नियम माना जाता है। ये समझने का प्रयास करना। कांट क्या कहते हैं? कांट कहते हैं कि यदि मैं किसी नियम का उल्लंघन कर रहा हूं तो मैं यह सिद्ध करने के उसमें रहूं कि यदि मैं ये नियम का उल्लंघन किया है तो वह नियम का उल्लंघन उस स्थिति में करना जरूरी था, और जब वो मैंने उसका उल्लंघन किया तो वहां वो भी एक नियम माना जाएगा। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। लोग बोलते हैं कि यदि जिस झूठ से किसी का परिवार या घर बसता है तो वह झूठ झूठ नहीं होता है, अर्थात उस स्थिति में वो झूठ भी क्या बन जाता है? सत्य बन जाता है, वह भी एक नियम बन जाता है। क्लियर है? कांट ने यही कहा है कि यदि आप कोई झूठ बोल रहे हैं, किसी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उस नियम के उल्लंघन के लिए जो स्थिति आपके पास थी वह स्थिति बहुत उचित थी, और उस स्थिति में यह उल्लंघन करना ही एक नियम है। बात करते हैं हम बौद्धिक पाखंड की कि बौद्धिक पाखंड होता क्या है। तो हम लोगों ने अभी जब सत्यनिष्ठा के प्रकार पढ़ रहे थे तो सत्यनिष्ठा के पहले प्रकार में देखा था हमने कि जब व्यक्ति स्वयं के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग मापदंड निर्धारित करता है ना, व्यक्ति को क्या करना चाहिए? स्वयं के लिए जिन मापदंडों का उपयोग कर रहा है दूसरे के लिए उन्हीं मापदंडों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन यदि वो जब स्वयं के लिए अलग मापदंड रखता है, दूसरे के लिए अलग मापदंड रखता है, तो यह स्थिति कहलाती है बौद्धिक पाखंड। अर्थात आप बौद्धिक नियमों का उल्लंघन करते हुए जिस तरीके के नियम का पालन करते हैं वह बौद्धिक पाखंड होता है। अपने लिए अलग तथा दूसरों के लिए अलग नैतिक मापदंड रखना तथा अपने अंतर विरोधों के प्रति लापरवाह रहना, आपके अंदर जो कमियां हैं, आपके अंदर जो समस्याएं हैं, उनके प्रति आप लापरवाह बने रहें, उनको आप नजरअंदाज करते रहें, जानबूझकर उन्हें यदि आप नजरअंदाज करते हैं तो वह कहलाता है बौद्धिक पाखंड। क्लियर है? अर्थात आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने लिए और दूसरों के लिए एक ही मापदंड रखने चाहिए। क्लियर है? यदि आप नहीं रखते हैं तो वह बौद्धिक पाखंड के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ आप में जो कमियां हैं, आप में जो अंतर्विरोध चल रहे हैं, उनके प्रति लापरवाह ना रहें और उसे नजरअंदाज ना करें। यदि आप करते हैं तो वह बौद्धिक पाखंड के अंतर्गत आता है। बात करते हैं हम सत्यनिष्ठा के लाभ कि आखिर वास्तव में सत्यनिष्ठा के लाभ होते क्या क्या हैं। तो सत्यनिष्ठा के लाभों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। एक होता है व्यक्तिगत जीवन में लाभ और एक होता है प्रशासन में लाभ। ठीक है? प्रशासन में लाभ किस तरीके से होगा और व्यक्तिगत जीवन में लाभ किस तरीके से होगा, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सत्यनिष्ठा से होता क्या है? सत्यनिष्ठा से आपके जो विचार हैं, आपके जो मूल्य हैं, आपके जो सिद्धांत हैं, उसी के अनुसार आप व्यवहार करेंगे। और जब आप व्यवहार करते हैं तो लोगों में आपके प्रति क्या बढ़ती है? विश्वसनीयता बढ़ती है। लोगों को पता है, लोगों को पता चलता है कि आप जो कहते हैं, आपके जो मूल्य हैं, आपके जो सिद्धांत हैं, उसी के अनुसार आप आचरण करते हैं, तो लोगों की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। जैसे कि गांधी जी जो कहते थे वही करते थे, इसीलिए लोगों का विश्वास, लोगों की विश्वसनीयता गांधी जी के प्रति बहुत ज्यादा थी। क्लियर है? जैसे एक मैंने उदाहरण आपको पहले बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं कि गांधी जी के पास एक मां जाती है अपने बेटे की सिफारिश लेकर कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, कृपया आप बोल दीजिए कि गुड़ खाना सेहत के लिए हानिकारक है और आप यदि उससे बोल देंगे तो वह गुड़ खाना बंद कर देगा। गांधी जी बोलते हैं कि आप एक काम करिए, एक हफ्ते बाद आइए, मैं फिर बोल दूंगा बच्चे से। तो माँ जो रहती है वो चली जाती है, बोलती है ठीक है। एक हफ्ते बाद फिर से जाती है माँ बच्चे को लेकर, बोलती है गांधी जी आप बोल दीजिए। तो गांधी जी बोलते हैं बेटा गुड़ जो होता है सेहत के लिए हानिकारक होता है और गुड़ खाना नहीं चाहिए। तो माँ बोलती है कि गांधी जी ये तो आप पहले भी बोल सकते थे, जब इतनी सी ही बात करनी थी तो आपने एक हफ्ते का इंतजार क्यों कराया? गांधी जी बोलते हैं कि बेटा उस समय मैं खुद गुड़ खाता था और जो चीज मैं खुद करता हूं उसके लिए मैं दूसरे को कैसे मना कर सकता हूं। आज मैंने एक हफ्ते तक गुड़ नहीं खाया, मैंने खुद गुड़ को त्याग दिया है, इसलिए मैं दूसरे से भी कह सकता हूं कि गुड़ खाना सेहत के लिए हानिकारक है। अर्थात समझे कि यदि आप जो सिद्धांत रखते हैं उसी को यदि आप व्यवहार में पालन करते हैं तो उससे विश्वसनीयता बढ़ती है, जिससे बाजार में, राजनीति में, प्रशासन में उसकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा देती है। लोगों की संभावनाएं क्या हो जाती हैं? बहुत अधिक हो जाती हैं सफलता की।
आगे सम्मान बढ़ने से उसे आत्म संतोष की प्राप्ति होती है, जिससे निष्पादन और बेहतर हो जाता है। अब क्या होगा, जब व्यक्ति कि आप में विश्वसनीयता बढ़ेगी तो उससे आपका सम्मान भी मिलेगा, और जब व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो उससे आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है, और जब व्यक्ति को आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति कार्य में 100% देने लगता है, पूर्ण रूप से पूर्ण निष्ठा से कार्य करने लगता है, और उससे कार्य के निष्पादन में और निष्पादन जो है बहुत बेहतर तरीके से होने लगता है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई है जो सत्यनिष्ठा के आधार पर चलता है, लोगों की विश्वसनीयता बहुत अधिक है, यदि कभी कभार उससे कुछ गलती हो भी जाती है तो लोग क्या मानते हैं कि यह उसने गलती जानबूझकर नहीं की है, ये उसका इरादा जो है वह गलत नहीं था, ये जो गलती है वो अचानक में हो गई होगी या गलतीवश हो गई होगी। क्लियर है? अर्थात लोगों का विश्वास आप पे हर समय बना रहता है, आपकी गलती को भी वो क्या कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए सत्यनिष्ठा का व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। समझ में आया कैसे कैसे महत्व है? सबसे पहले यदि आप सत्यनिष्ठ रहेंगे तो लोगों की विश्वसनीयता आप में ज्यादा बढ़ेगी, विश्वसनीयता होगी, आपको इज्जत ज्यादा मिलेगी, आपको इज्जत ज्यादा मिलेगी तो आपकी कार्यशीलता बढ़ेगी, आपकी कार्यशीलता बढ़ेगी, और कभी कभार यदि आपके कार्यों में कोई गलती हो जाती है तो लोग उस गलती को क्या कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे। बात करते हैं प्रशासन के क्षेत्र में। प्रशासन में क्या होता है, बात आती है विश्वसनीयता की। तो प्रशासन में जो कर्मचारी हैं और वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका विश्वास आपको प्राप्त हो जाता है, आपके कर्मचारियों का भी विश्वास आप में रहता है, और आपके जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनका भी विश्वास रहता है। क्यों? क्योंकि आपके जो नैतिक सिद्धांत हैं, नैतिक मूल्य हैं, उन्हीं के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। जनता का विश्वास भी आपको प्राप्त हो जाता है। जब कभी भी आप कोई योजना, कोई भी कार्यक्रम लागू करना चाहेंगे, कोई ऐसे निर्देश देना चाहेंगे तो लोग निसंदेह ही उसे सुनना पसंद करेंगे और उसके अनुरूप कार्य करने लगेंगे। इससे सामाजिक परिवर्तन तथा अन्य मामलों में जनता का सक्रिय सहयोग भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इससे इस बात की गारंटी प्राप्त हो जाती है कि राज्य जिन वर्गों को लाभान्वित करना चाहता है, लाभ उन्हें सचमुच में प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य जो नियम बनाता है, जो योजनाएं बनाता है लोगों की भलाई के लिए, भ्रष्टाचार के कारण वह उन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन यदि आप सत्यनिष्ठ हैं और सरकार को पता है कि जो अधिकारी ये काम कर रहा है वह सत्यनिष्ठा के मूल्यों से परिपूर्ण है, तो उनको विश्वास हो जाता है कि हमने जो योजना जिन लोगों के लिए बनाई है वह सफल सिद्ध होगी, उसका फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा, इसमें भ्रष्टाचार की कोई आशंका नहीं रह जाएगी। बात करते हैं कि सत्यनिष्ठा की आखिर आवश्यकता है क्यों, सत्यनिष्ठा की क्या जरूरत है। तो सत्यनिष्ठा आदर्शों एवं व्यवहारों के बीच क्या करता है, अंतराल को बहुत कम कर देता है। जिसे हमने परिभाषा में ही देखा है कि ये क्या होता है, आपके जो सिद्धांत होते हैं, जो आदर्श होते हैं, उसकी व्यवहारिकता से पूर्ण संगति को क्या बोलते हैं, सत्यनिष्ठा। तो इनके बीच में जो अंतराल होता है इसे बहुत कम कर देता है। राज्य या समाज के नागरिक सत्यनिष्ठ होंगे तो उस राज्य या समाज में जो आदर्श हैं, है ना, आदर्श के अनुरूप ही आचरण होगा, और जब आदर्श के अनुरूप आचरण होगा तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को उतने जल्दी ही प्राप्त कर लेगा। क्लियर है? जब आप अपने मूल्यों के अनुसार चलोगे तो आपके साधन सही होंगे तो आपका साध्य भी अच्छा होगा, और साधन के आधार पर आप साध्य को भी उतने ही जल्दी प्राप्त कर लेंगे। इसका सबसे अधिक लाभ समाज के उन वंचित वर्गों को होगा जो मूल रूप से राज्य की योजनाओं और उसके माध्यम से मिलने वाले लाभ पर निर्भर होते हैं। क्योंकि जब आप सत्यनिष्ठ होंगे, जब अधिकारी सत्यनिष्ठ होंगे, तो जो सरकार ने योजना बनाई है, जिन लोगों के लिए बनाई है, उन लोगों तक उसका फायदा या उसका लाभ सीधे ही पहुंच पाएगा। इसका दूसरा लाभ भ्रष्टाचार की मुक्ति के रूप में होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का आशय ही नियमों का विचलन है। जब नियमों का विचलन होगा तो वह भ्रष्टाचार का रूप ले लेता है, और यदि आप सत्यनिष्ठ हैं तो आप नियमों के अनुसार चलेंगे, और यदि आप नियमों के अनुसार चलेंगे तो भ्रष्टाचार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो क्लियर है? दो परिप्रेक्ष्य में हमने इसकी आवश्यकता को देखा है। एक तो क्या होता है, एक तो वंचित वर्गों के लिए इसका लाभ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सरकार जिस योजना का निराकरण कर रही, जो जिस योजना का निर्माण कर रही है, जिस उद्देश्य कर रही है, उस उद्देश्य की परिपूर्ति किसके द्वारा हो जाएगी, सत्यनिष्ठा के द्वारा हो जाएगी। और दूसरा जो भ्रष्टाचार है उसका भी अंत किसके द्वारा हो सकता है, सत्यनिष्ठा के द्वारा हो सकता है। इसीलिए प्रशासन में सत्यनिष्ठा की आवश्यकता बहुत जरूरी है। आइए हम समझते हैं प्रशासन में सत्यनिष्ठा का महत्व है क्या, आखिर प्रशासन में सत्यनिष्ठा किस तरीके से कार्य करती है।
तो सबसे पहले नागरिक उन्मुखी प्रशासन की स्थापना करने में सत्यनिष्ठा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों निभाती है? क्योंकि प्रशासक को जो कार्य सौंपे जाते हैं वो सौंपे जाते हैं लोक कल्याण के, कि आपको लोक कल्याण की दृष्टि से ही कार्य करना है, लोक सेवा करनी है, अधिकारी बन के नहीं रहना, लोक सेवक बन के रहना है। अर्थात आप जब भी सत्यनिष्ठ होकर यदि कार्य करते हैं तो आप जनता को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे। जनता की जो प्रमुखता है, जनता के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उनको ध्यान में रखकर आप कार्य करेंगे, जिससे कि जो धन की बर्बादी होती है, जो संसाधनों की बर्बादी होती है, वह बर्बादी रुक जाएगी और नागरिक को ध्यान में रखकर कार्य होगा। और इसके साथ ही नागरिकों की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी और समाज की उन्नति के साथ राष्ट्र की उन्नति होगी। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद जैसे अवरोधों को कम किया जा सकता है, क्योंकि हमने बोला है कि भ्रष्टाचार होता क्या है? भ्रष्टाचार नियमों का विचलन होता है। और यदि आप सत्यनिष्ठ होंगे, सत्यनिष्ठा के आधार पर व्यवहार करेंगे, सत्यनिष्ठा के अनुसार आचरण करेंगे, तो क्या होगा? आप नियमों के अनुसार चलेंगे। और जब कभी आप नियमों के अनुसार चलेंगे तो ना तो उसमें कोई भ्रष्टाचार का स्थान होगा और ना ही भाई भतीजावाद जैसे अवरोध आएंगे। भाई भतीजावाद का मतलब क्या होता है? आप यदि सिलेक्ट हो जाते हैं, आप किसी पद पर होते हैं या आप राजनेता हैं, कुछ भी हैं, आप क्या करते हैं? आप अपने सगे संबंधियों को, अपने भाइयों को, अपने परिवार के लोगों को भी सरकारी सेवाओं में आने के लिए सहायता करने लगते हैं। सहायता ईमानदारी पूर्वक नहीं करते, इसमें भ्रष्टाचार के माध्यम से करते हैं। आप कुछ पदों पर उनकी ही नियुक्ति करवाने के लिए प्रेशर डालते हैं या कुछ अनैतिक कार्य कर देते हैं, जिसके कारण भाई भतीजावाद बढ़ता है। अर्थात उस क्षेत्र में आपके ही परिवार के लोग आ जाते हैं, चाहे वो योग्य हों या ना हो। भाई भतीजावाद की घटना आपको राजनीति में बहुत अधिक देखने को मिलेगी, जहां पर एक राजनेता यदि सांसद बन जाता है तो वह अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को विधायक के तौर पर आगे बढ़ाना चाहता है या विधायक के तौर पर चयनित करवाना चाहता है। क्लियर है? तो भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से क्या हो जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति समयबद्ध एवं गुणवत्ता के रूप में हो सकेगी। अर्थात यदि आप सत्यनिष्ठ हैं, नियम के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, जो लोगों को जिस समय पर उपलब्ध होनी चाहिए उसी समय पर आप उसी गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराएंगे। बहुत अच्छा इसका उदाहरण है, आप ले सकते हैं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने बच्चों के लिए पोषक युक्त भोजन उपलब्ध कराने की बात कही है, उपलब्ध कराते भी हैं। यदि प्रशासक जो भोजन को उपलब्ध कराने के लिए वहां कार्य कर रहे हैं, यदि वह सत्यनिष्ठ होंगे तो वह खाने की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखेंगे और समयबद्धता के साथ उस भोजन को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध भी रहेंगे। वास्तविक लाभार्थी को उसका वास्तविक हक मिल सकेगा। अर्थात यदि हम मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का उदाहरण ही लेके चलें, यदि आप सत्यनिष्ठ नहीं रहेंगे तो वह भोजन जो बच्चों को मिलना था वो बच्चों को ना मिलकर अधिकारियों के घर में पहुंचने लगेगा, मार्केट में सीधे पहुंचने लगेगा, जिसका लाभ भ्रष्टाचार के रूप में अधिकारी उठाने लगेंगे। लेकिन यदि आप सत्यनिष्ठ हैं तो उसका लाभ आप सुनिश्चित करेंगे कि जो बच्चे हैं जिनको वो भोजन मिलना चाहिए, उन्हीं लोगों को उसी समय पर उसी गुणवत्ता के साथ भोजन मिल सके। संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। अर्थात संसाधनों का वितरण जिस तरीके से होता है उसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ जो अमीर वर्ग होते हैं वह उसका फायदा ज़्यादा ले जाते हैं और उसका फायदा गरीब लोगों को बहुत कम मिल पाता है। यदि आप अधिकारी हैं, सत्यनिष्ठ हैं, नियमों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो जो संसाधनों का वितरण है वो सही तरीके से होगा। जिस संसाधन की जिस व्यक्ति को जितनी आवश्यकता है उस तक वो संसाधन पहुंच सकेगा। सतत और सर्वसमावेशी विकास का सपना साकार हो सकेगा। सभी व्यक्ति साथ साथ विकास कर सकेंगे और देश के विकास में योगदान दे सकेंगे। शासन व प्रशासन के प्रति विश्वसनीयता में वृद्धि होगी, क्योंकि लोग जब देखेंगे कि यह अधिकारी, यह राजनेता सत्यनिष्ठा के सिद्धांतों पर चलता है, सत्यनिष्ठा के अनुसार व्यवहार करता है, तो लोगों की विश्वसनीयता में बढ़ेगी, क्योंकि उनको लगेगा कि ये जो भी कार्य करेंगे वह सही ही करेंगे, नियमों के अनुरूप ही करेंगे। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता तथा सामाजिक न्याय को व्यवहारिक रूप दिया जा सकेगा। सत्यनिष्ठा के आधार पर ही, चाहे वह सामाजिक स्वतंत्रता हो, सामाजिक न्याय हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, कोई भी स्वतंत्रता हो, उसको क्या दिया जा सकता है? व्यवहारिक रूप दिया जा सकेगा। अब हम देखते हैं प्रशासन में सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के उपाय। आखिर किस तरीके से प्रशासन में सत्यनिष्ठा को बढ़ाया जा सकता है? हमने ये तो देखा कि सत्यनिष्ठा क्या होती है, सत्यनिष्ठा का क्या महत्व है, किस तरीके से उपयोगिता निभा रही है सत्यनिष्ठा प्रशासन में और नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में।
किस प्रकार से यह विश्वसनीयता को बढ़ावा देती है। लेकिन सबसे प्रमुख प्रश्न यह आ जाता है कि आखिर प्रशासन में सत्यनिष्ठा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे कारण हैं जिस तरीके से हम सत्यनिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पहला कारण होता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, अर्थात जब कभी लोक सेवकों का चयन होता है, चयन के दौरान लोक सेवक जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर ही व्यक्ति की मनोवृत्ति, व्यक्ति के मनोभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके आधार पर ही पता चलता है कि क्या व्यक्ति ने कभी अनुशासन के अनुसार व्यवहार किया है, क्या अनुशासन का पालन किया है। यदि वह अनुशासन का पालन करता है, नियमों का पालन करता है, तो आगे चलकर वह सत्यनिष्ठा के अनुसार या जो भी प्रशासन में नैतिक मूल्य आचरण संहिताएं विद्यमान हैं वह उसके अनुसार ही आचरण करेगा और अपना कार्य अपनी प्रतिबद्धता के साथ पूर्ण ईमानदार पूर्वक उसको संपन्न करेगा। क्लियर है। आचरण संहिता एवं नैतिक संहिता की स्पष्ट जानकारी प्रदान करना चाहिए। यदि सिविल सेवक को आचरण संहिता और नैतिक संहिता, संहिता क्या होती है, नियमों का पिटारा होता है जिसमें उसके आचरण से संबंधित और उसकी नैतिकता से संबंधित कुछ नियम दिए रहते हैं, उसे उसकी जानकारी उस लोक सेवक को उपलब्ध करानी चाहिए। उस जानकारी के विषय में उसे स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए कि इन नियमों का आपको पालन करना होगा, यदि आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इसके लिए इन दंडों का प्रावधान किया गया है। जब व्यक्ति उन नियमों से रूबरू होगा, उन आचरण संहिता, उन नैतिक संहिता को जानेगा तो वह उनके अनुसार आचरण भी करेगा। उसके लाभ भी उनको बताने चाहिए कि आप आचरण संहिता या नैतिक संहिता के अनुसार यदि व्यवहार करते हैं या आचरण करते हैं तो इससे आपको क्या लाभ होंगे, इससे समाज को क्या लाभ होंगे, इससे राष्ट्र को क्या लाभ होंगे। जब इन सभी चीज़ों से व्यक्ति रूबरू हो जाता है तो वह नैतिक संहिता और आचरण संहिता के अनुसार व्यवहार करने लगेगा। आचरण संहिता और नैतिक संहिता ऐसी हो जिनके अनुसार आचरण संभव हो और कानून व्यवस्था में भी उसके अनुरूप प्रावधान होना चाहिए। अर्थात आचरण संहिता और नैतिक संहिता कैसी होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए जिसे व्यक्ति आसानी से आत्मसात कर सके। इतने कठोर नियम भी नहीं बनाने चाहिए कि व्यक्ति उन्हें स्वीकार ही ना कर पाए। दूसरी बात कि जो नैतिक व्यवस्था होती है, जो संवैधानिक व्यवस्था होती है, जो कानूनी व्यवस्था होती है, उसके अनुरूप ये नैतिक संहिता या आचरण संहिता होनी चाहिए। ग्रामीण समाज और सामाजिक समस्याओं का सीधा अनुभव कराने के लिए सबसे प्रमुख होता है क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रदान करना। लोक सेवकों को क्षेत्रों में ले जाकर लोगों से रूबरू कर प्रत्यक्ष कराकर उनका अनुभव उन्हें कराना चाहिए, वहां की समस्याओं से उन्हें अवगत कराना चाहिए। जब तक व्यक्ति सतही लेवल पर या सतही स्तर पर जाकर उन समस्याओं का अनुभव नहीं करेगा, जो ग्रामीण है, जो समाज है, उनकी अवस्था कैसी है उसका अध्ययन नहीं करेगा, तब तक वह उनसे सही तरीके से रूबरू भी नहीं हो पाएगा और अपने निर्णय लेने में ईमानदारी नहीं बरत पाएगा और वह सत्यनिष्ठ नहीं हो पाएगा। यदि उन्हें हम क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रदान करेंगे तो वह वहां की समस्याओं से रूबरू हो जाएंगे और सत्यनिष्ठा के आधार पर आचरण करेंगे। कार्य संस्कृति के स्तर पर नैतिक मूल्यों को महत्व प्रदान करना चाहिए। अर्थात कार्य की संस्कृति जो होती है उनमें जिन जिन नैतिक मूल्यों का समावेशन होना चाहिए उनको अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। लोगों को या लोक सेवकों को उन्हें अपनाने पर बल देना चाहिए कि आप इनको अपनाइए। यदि आप इनके अकॉर्डिंग चलते हैं, इनके अनुसार चलते हैं तो आपके कार्य का निष्पादन बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो पाएगा। मांगे जाने पर स्पष्ट व ईमानदार पूर्वक सुझाव देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे कोई सुझाव मांगता है, कोई सलाह मांगता है, तो आप जो सुझाव देंगे, जो सलाह देंगे वो कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और ईमानदार पूर्वक होनी चाहिए। जो उसके लिए अच्छा होगा उसी के अनुसार आप बात करेंगे, जो उसके लिए गलत होगा उसकी सलाह आप उसे नहीं देंगे। लोक सेवकों को सत्यनिष्ठा प्रदर्शन करने पर पुरस्कार, प्रशंसा और अन्य अनुषांगिक लाभ भी प्रदान कराने चाहिए। जो भी व्यक्ति सत्यनिष्ठा के अनुसार आचरण करता है, नियमों का पालन करता है, नियमों के अनुसार कार्यवाही करता है या अपने प्रशासन को आगे बढ़ाता है, उसे समय समय पर उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। उसे जो भी अनुषांगिक लाभ हो सकते हैं वो प्रदान करने चाहिए, ताकि उस व्यक्ति को उमंग बढ़े कि यदि मैं ईमानदार होकर सत्यनिष्ठा होकर कार्य करूंगा तो इसके लिए मुझे क्या हो जाएगी, पदोन्नति भी मिलेगी, कुछ अलग से लाभ भी मिलेंगे, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मुझे इज्जत बहुत ज्यादा मिलेगी। क्लियर है। जो शोषित वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता
संवेदनशीलता विकसित करने हेतु प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने चाहिए। देखिए, बार बार समय समय पर आपने देखा होगा लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाते हैं। उनका कारण ही है प्रशासन में सत्यनिष्ठा को बढ़ाना, क्योंकि जब तक यह प्रशिक्षण सत्र आयोजित नहीं किए जाएंगे आप शोषित और वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाएंगे। इसीलिए संवेदनशील बनाने के लिए समय समय पर क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करना चाहिए। तो इसके साथ ही जो सत्यनिष्ठा वाला टॉपिक है वो समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे पारदर्शिता का और उत्तरदायित्व का। यह भी बहुत ही आधारभूत मूल्य है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की विशेषताओं के विषय में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी प्रशासन में क्या महत्वता है, इन्हें अपनाने के लिए कौन कौन से उपकरण अपनाने चाहिए या कौन कौन से प्रयास करने चाहिए जिससे यह व्यक्ति के जिंदगी में या व्यक्ति के अंदर आत्मसात हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।